हेलो गाइस, आज का टॉपिक है नेल्सन का निम्न संतुलन जाल सिद्धांत। पिछले वीडियो में आपने लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप के संबंध में नेल्सन के क्या विचार हैं उस संबंध में हमने आपके साथ में डिस्कस किया था। उसमें हमने ये देखा था कि जो अल्पविकसित देश हैं वो हमेशा अल्पविकसित क्यों बने रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, लेकिन फिर भी जीवन स्तर पुनः जो मजदूरी का लेवल है, जो आय का स्तर है, वो पुनः जीवन निर्वाह स्तर पर वापस आ जाता है और अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह स्तर पर आकर जकड़ जाती है, उससे मुक्ति नहीं पा पाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण हमने आपको बताया था, यानी कि नेल्सन के अनुसार अर्थव्यवस्था निम्न संतुलन जाल में जकड़ी रहती है, उससे वो ऊपर उभर नहीं पाती है, उसका विकास नहीं हो पाता है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अल्पविकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर की तुलना में बहुत ऊंची होती है। दूसरी बात ये है कि जब उनकी आय बढ़ती है तो वो अपनी आय को निवेश में नहीं लगाते हैं, बल्कि उपभोग पर खर्च करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अल्पविकसित देशों का विकास नहीं हो पाता है और अर्थव्यवस्था निम्न संतुलन जाल में जकड़ी रहती है। इसके अलावा ये है कि हमारे यहाँ यानी कि अल्पविकसित देशों में गैर कृषि भूमि का अभाव होता है, जिसकी वजह से यहाँ का औद्योगिक विकास नहीं हो पाता है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊंची है। उत्पादन कितना भी बढ़ाया जाए, राष्ट्रीय आय बढ़ाने के जो भी प्रयास किए जाते हैं, उसकी वजह से जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर होती है वो जनसंख्या वृद्धि की तुलना में नीचे ही रहती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था निम्न संतुलन जाल में जकड़ जाती है। आज की वीडियो में हम आपके साथ में ये डिस्कस करेंगे कि नेल्सन ने निम्न संतुलन जाल को रेखा चित्र के द्वारा किस तरह से समझाया है और निम्न संतुलन जाल से मुक्ति के कौन कौन से उपाय बताए हैं। इस डायग्राम में नेल्सन ने जो अपने सिद्धांत को समझाने के लिए डायग्राम बनाया है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 डायग्राम बनाए हैं। रेखा चित्र पार्ट 1, रेखा चित्र पार्ट ए, रेखा चित्र पार्ट बी और रेखा चित्र पार्ट सी, यानी कि भाग ए, भाग बी और भाग सी, तीनों के सहयोग से, समन्वय से अपने निम्न संतुलन जाल को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। रेखा चित्र भाग ए में ये दिखाया गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे बढ़ती है। आय वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि दर किस प्रकार होती है, यानी कि आय वृद्धि दर और जनसंख्या वृद्धि दर में क्या संबंध होता है। इधर देखिए, एस डैश बिंदु, इस बिंदु पर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर और जनसंख्या वृद्धि दर दोनों बराबर हैं और दोनों शून्य हैं। एस डैश से यू तक जनसंख्या वृद्धि दर रेखा ऊपर की ओर चढ़ रही है। इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि होती है। इसके बाद U से N तक ये रेखा O एक्स एक्सिस तक समानांतर हो गई है, जिसकी वजह ये है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। N बिंदु के बाद ये रेखा नीचे की ओर झुकने लगी है। कौन सी रेखा? जनसंख्या वृद्धि रेखा नीचे की ओर झुक रही है, जिसकी वजह ये है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हो रही है।
अब ये देखना है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि दर में कमी क्यों हो रही है। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोग स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु दर में कमी होती है और जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कम होने लगती है। जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने लगती है, नहीं, जनसंख्या वृद्धि दर कम होने लगती है। ये रेखा नीचे की ओर झुक रही है। तो DP/P का मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो डायग्राम ए से आपको ये पता लगा कि प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या वृद्धि दर में क्या संबंध होता है। उसके बाद रेखा चित्र बी में ये दिखाया गया है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ निवेश की दर में क्या परिवर्तन होता है। इसमें निवेश शुरू में तो नेगेटिव है, उसके बाद एक्स बिंदु के बाद जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे निवेश की दर में वृद्धि होती जा रही है, निवेश बढ़ता जा रहा है। डायग्राम सी में दो चीज़ें दिखाई गई हैं कि पहली बात ये कि जनसंख्या वृद्धि दर कर्व की आकृति किस तरह होती है, और दूसरी बात कि इनकम ग्रोथ रेट कर्व जो है वो किस आकार का होता है और प्रति व्यक्ति आय को किस दर से बढ़ना चाहिए, ये बताता है। इसमें देखिए आप, ये जो रेखा है रेड कलर की जो रेखा है, दो रेखाएं दिख रही हैं आपको, एक ब्लू कलर की है जो कि इस आकृति की है, SLN DP/P, SLN DP/P। ये जो नीले रंग की रेखा है ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को दर्शा रही है, और जो रेड कलर का कर्व है, रेड कलर का जो कर्व है ये दर्शा रहा है इनकम ग्रोथ रेट को। रेड कलर का जो कर्व है वो क्या दिखा रहा है, इनकम ग्रोथ रेट को, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट को दिखा रहा है, और जो ब्लू कलर की रेखा है वो क्या दिखा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी कि DP/P को दिखा रही है, जबकि रेड कलर का कर्व इनकम ग्रोथ रेट यानी कि DY/Y को दर्शा रही है, DY/Y को दर्शा रही है। तो यहाँ पे नेल्सन का कहना ये है कि अगर निम्न संतुलन जाल के जकड़न से निकलना है अर्थव्यवस्था को, निम्न संतुलन जाल से मुक्त होना है, तो निवेश इतना ज़्यादा करना चाहिए कि उसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के ऊपर हो जाए। रेड कलर का कर्व ये दिखा रहा है कि ये कर्व यहाँ से N तक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के ऊपर चला गया है, यानी कि इनकम ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से अधिक हो गई है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था निम्न संतुलन जाल से मुक्ति पा जाएगी और उसका विकास हो जाएगा। अगर इसके ऊपर नहीं बढ़ती है तो क्या होगा कि पुनः अर्थव्यवस्था लौट आएगी निम्न संतुलन जाल में। इसलिए जनसंख्या वृद्धि रेखा से ऊपर प्रति व्यक्ति आय कर्व को जाना आवश्यक होता है अगर अर्थव्यवस्था का विकास करना है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि N बिंदु के बाद क्या स्थिति आती है। N बिंदु के बाद आप देख रहे हैं कि इनकम ग्रोथ रेट जो कर्व जो रेड कलर का है वो नीचे हो गया है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कर्व ऊपर की ओर चला गया है, यानी कि पुनः ऐसी स्थिति आ गई है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इनकम ग्रोथ रेट से ऊपर हो गई है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए।
दूसरी ओर सरकार को ये भी प्रयास करना चाहिए कि विनियोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसकी वजह से साधनों का कुशलतम उपयोग हो और उत्पादन वृद्धि की वजह से आय वृद्धि जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर को क्रॉस कर जाए। अब एन बिंदु के बाद जो काम है वो सरकारी सहयोग का काम है, सरकारी हस्तक्षेप का काम है, तभी अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर निरंतर बढ़ती रहेगी। ये तो डायग्राम से आपने नेल्सन की सिद्धांत को देखा। तो इसमें देखिए आप एस एक्स एस डैश तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींची गई है। तो ये जो एस बिंदु है ये पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बराबर है। ये जो एस बिंदु है ये निम्न संतुलन जाल का बिंदु है। निम्न संतुलन जाल का बिंदु कौन सा है? एस बिंदु। एस बिंदु जो है ये निम्न संतुलन जाल का बिंदु है। ये लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप है। इस ट्रैप की स्थिति में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट दोनों बराबर होती हैं। लेकिन विकास के लिए आवश्यकता क्या होती है कि इनकम ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से आगे निकल जाए, तभी विकास हो सकता है, तभी निम्न संतुलन जाल से वो अर्थव्यवस्था मुक्त हो सकती है और विकास की ओर अग्रसर होगी। ये तो था नेल्सन का लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप मॉडल। डायग्राम की सहायता से इसको समझाया गया है। अब हमको ये भी पता होना चाहिए ये जो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप आता है, इस ट्रैप से मुक्त कैसे हुआ जाए, इस ट्रैप से मुक्ति कैसे मिले। इसके लिए नेल्सन ने कुछ उपाय बताए हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से मुक्त होने के। जैसे कि पहला उपाय ये बताया है कि सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल से मतलब ये है कि राजनीतिक वातावरण और आर्थिक वातावरण इस प्रकार से होना चाहिए कि उत्पादन को बढ़ाने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिले और लोग जन्म दर पर नियंत्रण रखें। जन्म दर सीमित होनी चाहिए। इसके अलावा लोगों को सीमित परिवार का महत्व पता होना चाहिए। इसके लिए सरकार को जागरूकता अभियान चलाना होगा और लोगों को स्वयं शिक्षित होना होगा, लोगों को विवेक से काम लेना होगा। और इस जकड़न से, इस जाल से मुक्ति के लिए एक बड़े पैमाने पर विनियोग की आवश्यकता होती है। लेकिन अल्पविकसित देशों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बड़ी मात्रा में निवेश कर सकें, उनकी आय कम होती है, बचत कम कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को व्यापक स्तर पर निवेश कार्यक्रम लागू करना चाहिए, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि बहुत तेज़ी से हो और उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर से आगे निकल जाए, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का विकास हो सकेगा। दूसरी बात यह है कि जो साधन हैं उनका कुशलतम और अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए, जिससे कि उत्पादन भी अनुकूलतम मात्रा में प्राप्त हो सके, अधिकतम मात्रा में प्राप्त हो सके और आय अधिकतम हो सके। इसके बाद ये भी कभी कभी स्थिति आ सकती है विकसित देशों के पास कि उनके पास इतना पैसा ना हो, इतनी धनराशि ना हो कि वो निवेश कर सकें। सरकार के सामने भी प्रॉब्लम आ सकती है कि व्यापक निवेश कार्यक्रम ना चला सके अपने आर्थिक संसाधनों में। तो ऐसी स्थिति में देश की सरकार को विदेशों से सहायता लेनी चाहिए। विदेशों से सहायता प्राप्त करके पूंजी निवेश और आय को बढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, जिससे कि उत्पादन अधिकतम बढ़ सके और वो जनसंख्या वृद्धि दर को क्रॉस कर जाए, तभी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने नेल्सन का निम्न संतुलन जाल सिद्धांत पढ़ा कि निम्न संतुलन जाल होता क्या है, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था निम्न संतुलन जाल में जकड़ी क्यों रहती है, जिसकी वजह से उसका विकास नहीं हो पाता है। और इस मॉडल को डायग्राम के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा अंत में ये बताया गया है कि अल्पविकसित देशों को निम्न संतुलन जाल से मुक्त होकर आर्थिक विकास करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए।
बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।